Good morning to all students. Today we discuss about the fuel cell. It is another important part of our CBSE exams. So let us start. Fuel cell. Fuel cell are those devices in which fuel energy converted into the electrical energy by the combustion of the fuel. यानी कि फ्यूल के कंबस्शन से हम फ्यूल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे डिवाइसेज हैं उनको क्या बोला जाता है? फ्यूल सेल बोला जाता है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें फ्यूल सेल में जो आज हमें पढ़ना है, सबसे पहले बात करेंगे भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यानी कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है इसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस है एज ए फ्यूल, ऑक्सीजन गैस है एज ए फ्यूल काम करेगी। इसी तरह से हम कंबस्टन करवा सकते हैं मीथेन का ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसी तरह से अल्कोहल ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अल्कोहल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हो सकती है। दीज आर द फ्यूल। तो इनसे एनर्जी जो जनरेट करवा के उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? फ्यूल सेल बोला जाता है। नहीं कि कंबस्टन करवाएंगे। कंबस्टन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मीथेन गैस का हमने 11th में पढ़ा था, तो मीथेन गैस का जब कंबस्टन करवाया जाता है तो वहां से हीट जनरेट होती है। तो इसी तरह से ये अपने पास जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इनका जब कंबस्टन करवाया जाएगा तो यहाँ भी हीट जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। तो यहाँ देखिए किस तरह से इसका मैकेनिज्म और जो सेल डायग्राम है वो देखते हैं। सबसे पहले आज पढ़ने वाले थे इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले इसका जो डायग्राम है कंस्ट्रक्शन समझते हैं, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। यहाँ पे जो भी कंटेनर लिया गया, इस कंटेनर के अंदर एनोड एंड कैथोड ये काफी कॉस्टली होते हैं, और एनोड और कैथोड यहाँ पे कार्बन के बने होते हैं। हो जाएगा सेल रिएक्शंस देखते हैं। अब इसकी सेल रिएक्शंस के अंदर क्या होगा फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सेल रिएक्शंस, सेल रिएक्शंस में सबसे पहले एनोड टर्मिनल, एनोड टर्मिनल यहाँ पे यानी कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद बेस OH नेगेटिव। यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मूला ले रहा हूँ। ये कन्वर्ट किया जाता है किसमें? वाटर में, H2O। तो हमारे पास कितने हो गए वाटर के? 4 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 4 मोल ऑफ वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एट कैथोड इलेक्ट्रोड oxygen gas react with water, 2 mole of water plus 4 electron, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन converted into 4 OH नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ओवरऑल रिएक्शंस के अंदर 4 OH नेगेटिव तो 4 OH नेगेटिव को हमने काट दिया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है भैया 2 मोल ऑफ वाटर, यहाँ पे है 4 मोल ऑफ वाटर। तो जो ओवरऑल अगर बात करेंगे वो क्या हो रहा है हमारे पास कि 4 मोल ऑफ वाटर से 2 मोल ऑफ वाटर कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो ओवरऑल कितने बचे? 2 मोल ऑफ वाटर तो सिर्फ रिमेनिंग रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 ही आएंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं 2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस दोनों ले लिए, और दोनों से क्या हो गया? वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और किसमें? लिक्विड फेज में यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से कंज्यूम कर लिया जाता है, तो काटना चाहो काट सकते हो। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शंस के अंदर हम हाइड्रोजन को किससे कंबाइन करवा रहे होते हैं? ऑक्सीजन गैस से, और हमें क्या मिल रहा होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहा होता है। लेकिन छोटी सी खास बात देखिए यहाँ पे, इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे वहां पे कि भैया 2 मोल के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए? 4 और 4। अगर ये रिएक्शन में सिर्फ सिंगल मोल के लिए करवाता तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता था?
हाइड्रोजन गैस ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस या फिर हाफ मोल यूज हुआ और इससे सिर्फ एक सिंगल मोल वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में, यानी कि अगर कंप्लीट इस रिएक्शंस के अगर ओवरऑल रिएक्शंस देखें तो हमारे पास ये मिलता है। अगर दूसरी बात करें कि हाइड्रोजन सिंगल मोल के लिए अगर बात करें तो इसी रिएक्शंस को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस और ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल समझने वाली बात है कि जो वाटर जनरेट हुआ, ये जो वाटर है ये वाटर जनरेट होता है, इसका मतलब इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ वाटर है। और सबसे पहले इसको यूज किया गया था वो एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू यूज किया गया था इन अपोलो मून फ्लाइट। अपोलो मून फ्लाइट के अंदर यूज किया गया था, ये 11 डेज के लिए था, 11 डेज के लिए यूज किया गया था। तो इसका अप्रोक्स वेट जो था वो 200 kg था, यानी कि 11 दिनों तक जो अपोलो मून फ्लाइट का जो काम था उसके बाद उसमें जो यूज किया गया वो 11 डेज के लिए था पूरा प्रोजेक्ट। और वहां पे लगभग इसका एस्टिमेट वेट कितना था, 200 kg था। तो इसका जो कंबस्टन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का, उससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है, जो कि ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया गया था बाय द एस्ट्रोनॉट्स। अब इसमें इस सेल की जो सेल रिएक्शन है वो हमने देखी, इससे हम आउटपुट देख लेते हैं एक बार कितना आउटपुट मिलता है यहाँ पे सेल रिएक्शन से। देखिए जो एनोड टर्मिनल है, एनोड टर्मिनल की जो रिएक्शन हो रही है वहां से हमें क्या मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ अपने को ऑब्टेन होता है 0.40 वोल्ट। और कैथोड टर्मिनल से जो जनरेट होता है इससे ई नोट की वैल्यू अगर लिखें तो ये अपने पास जनरेट होता है 0.83 वोल्ट, यानी कि 1.40 वोल्ट और दूसरा 0.13 वोल्ट हमारे पास जनरेट होता है। लेकिन अब इसमें बात करें कैथोड माइनस एनोड की, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, ई नोट सेल की जो वैल्यू निकालते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड और एनोड की जो वैल्यू है। तो इसमें देखिए कैथोड की वैल्यू अपने पास है कैथोड 0.40 वोल्ट माइनस, ये माइनस में रखेंगे क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की रखेंगे, माइनस 0.83 वोल्ट। सो ओवरऑल इज 1.23 वोल्ट हमें क्या मिलता है, जनरेट एक आउटपुट मिलता है। टोटल कैथोड माइनस एनोड, यानी कि जो माइनस है वो हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए मैंने टर्मिनल माइनस कर दिया यहाँ पे। ओवरऑल हमें जो रिजल्ट मिलता है वो कितना मिलता है भैया, 1.23 वोल्ट मिलता है। इसका मतलब ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है इसकी फ्यूल सेल की, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है उसकी हमने सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू की बात की है। अभी इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी बात करेंगे, लेकिन जो सेल की वैल्यू आती है, सेल पोटेंशियल जो आता है इससे एग्जैक्ट वो ऑपरेट होता है 70 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस पर। और हमें जो वोल्ट मिलता है वो थ्रू आउट द लाइफ कितना मिल रहा होता है, 0.9 वोल्ट मिल रहा होता है। इसका मतलब जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो तो हमें ऑब्टेन होती है 1.23 वोल्ट, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम बात कर रहे होते हैं वास्तव में हमें रियल लाइफ में कितना मिलता है, 0.9 वोल्ट मिल रहा होता है। मींस ये सेल ऑपरेटिंग कहाँ हो रहा है, यानी 70 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका, ये सेल इतने पे ऑपरेट होगा, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो देखिए 140 वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है। तो ये वाटर है हमारे पास, ये किस फेज में आ रहा है, लिक्विड फेज में नहीं जनरेट हो रहा, ये वाटर किस फेज में जनरेट हो रहा है भैया, ये वेपर फेज में जनरेट होता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इस सेल की जो एफिशिएंसी है, उस सेल एफिशिएंसी कितनी होगी, वर्किंग एफिशिएंसी। वर्किंग एफिशिएंसी की बात करें यानी सेल एफिशिएंसी की बात करें तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नीटा डेल जी डिवाइडेड बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय
100। इसका मतलब इसकी वर्किंग एफिशिएंसी हमें कितनी मिलती है, इसको ऐसा बोला जाता है इसकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो 100% है। लेकिन जब इसकी वैल्यू देखते हैं रियल में तो 100% ना होके वो आती है 83%। इस तरह से आएगी डेल जी डिवाइडेड बाई डेल एच, यानी कि अपने पास आएगी फ्री एनर्जी डेल एच चेंज इन एंथैल्पी मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए एक बात, डेल जी, ये डेल जी का मतलब हो गया एन एफ ई नोट सेल, ये हमने पढ़ लिया। ई नोट सेल हमें कितना मिलता है 1.23 वोल्ट। तो एन की वैल्यू की बात करने वाले हैं अभी इस रिएक्शन में, अभी मैं कुछ देर के लिए लिख देता हूं। एन की वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2, यानी 1 मोल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 की रिक्वायरमेंट है। 2 मोल के रेस्पेक्ट में देखा तो वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो एन की वैल्यू हमारे पास आई 2 इंटू एफ, एफ का मतलब यह 96,500 कूलम, और ई इतना हमें ऑब्टेन हो रहा है 1.23 वोल्ट। यानी कि जो टोटल हम देखते हैं तो डेल जी की जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है वो डेल जी इज इक्वल टू 2 माइनस में देखेंगे क्योंकि ये माइनस के अंदर है गिव्स फ्री एनर्जी 237.39 किलो जूल पर मोल इनवर्स। एक तो ये डाटा याद करना है हमें। दूसरी बात करें, सेकंड देखिए डेल एच की वैल्यू है जो एंथैल्पी में चेंज होगा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन गैस जब भी कंबस्शन के अंदर जाएगी तो एंथैल्पी में चेंज होता है -285.8 किलो जूल पर मोल इनवर्स। सो द वैल्यू ऑफ डेल एच एंड द वैल्यू ऑफ डेल जी put in the above equation, so resultant answer is -237.39 divided by -285.8 kilojoule per mole and multiply by 100. So here 83% output आती है। यानी यहाँ पे जो आउटपुट मिलती है वो 83% है। यानी कि जो थ्योरेटिकल है वो हम क्या बोलते हैं, ये थ्योरेटिकल में ये 100% वर्किंग एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करता है। 100% वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब ये सिर्फ यही है कि सेल थ्रू आउट द लाइफ कभी डेड नहीं होता। लेकिन जब प्रैक्टिकली वैल्यू देखते हैं तो हमें इसकी वर्किंग एफिशिएंसी कितनी मिलती है 83%। ये हमारे पास किसमें था, फ्यूल सेल के अंदर था। ये काफी इंपॉर्टेंट है पार्ट, ये थोड़ा सा आप ध्यान भी रखेंगे कि वर्किंग एफिशिएंसी नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे डेल जी डिवाइडेड बाय डेल एच मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट इज आउटपुट इज 83% वर्किंग एफिशिएंसी। अब बात करते हैं जो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ा था उसकी बात करते हैं। देखिए फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात भी करनी है हमें। यानी कि एडवांटेज देखिए, पहले एडवांटेज की बात करें भाई, सेल के एडवांटेज क्या क्या है तो हमने देखिए सेल की वर्किंग एफिशिएंसी थ्योरेटिकल कितनी है 100% है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल कभी थ्रू आउट द लाइफ डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यू अगर इसको फ्यूल प्रोवाइड करवाया जाएगा ये अपना आउटपुट देता रहेगा, पोटेंशियल देता रहेगा। सेकंड बात, इट इज ए पोल्यूशन फ्री सेल, पोल्यूशन फ्री सेल। ये भैया एक पोल्यूशन फ्री सेल है, इससे कोई ना तो नॉइज पोल्यूशन होता है और ना ही साउंड पोल्यूशन होता है। जैसे हमारे पास जितने भी ड्राई सेल पड़ा, लेड स्टोरेज बैटरी पड़ी, वो पोल्यूशन फ्री सेल किस तरह से माने गए, साउंड की फॉर्म में, साउंड नहीं करते। तो ये सेफ है एनवायरनमेंट के लिए, तो हम बोलेंगे इसको कि पोल्यूशन फ्री सेल है। और दूसरी बात ये नॉइज फ्री भी है, जितने भी सेल है सारे नॉइज फ्री हैं। तो आजकल जो ऑटोमोबाइल्स है जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करते हैं वो सारे इसी बेसिस पे काम करते हैं क्योंकि वहां पे नॉइज नहीं होती। लेकिन इसमें बात करें फ्यूल सेल की, फ्यूल सेल से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता थ्रू आउट द लाइफ, ये कभी डेड नहीं होता। और इसकी जो आउटपुट आती है वो हमें कितनी मिलती है 0.9 वोल्ट। ये किस लिए होती है, ये प्रैक्टिकली वैल्यू होती है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू हम पढ़ चुके हैं वो कितनी मिलती है हमें 1.23 वोल्ट। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब इसके थोड़े से डिसएडवांटेज भी हैं इस सेल के, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि जो ऑपरेट होता है वो सेल 70 to 140 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट होता है। तो इसका मतलब वाटर वेपर फेज में चला जाना चाहिए, तो काफी हीट जनरेट होती है। और जो हीट जनरेट होगी
उस हीट के साथ अगर हाइड्रोजन का कांटेक्ट हो गया तो हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजिव नेचर की है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी है। सो काफी सेफ्टी बरती जाती है यहाँ पे, यानी काफी सेफ्टी का पॉइंट हो जाता है कि हाइड्रोजन को हीट से थोड़ा सा कनेक्शन इस तरह से किया जाता है कि इस तरह की जो घटना है वो ना हो। सेकेंड अगर बात करें, देखिए हाइड्रोजन गैस, प्लैटिनम अपने पास या पैलेडियम हमारे पास है कैटलिस्ट, तो ये सॉलिड फेज में है, ये गैसेस फेज में है, और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो लिक्विड फेज में है। तो कॉम्बिनेशन जो है तीनों का थोड़ा सा टफ होता है, ये डिसएडवांटेज के अंदर आता है। भैया इस सेल के डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हीट को देखिए, हीट अगर कहीं जनरेट हो गई और वो हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आ गई तो वहां पे एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी बनती है, तो काफी सेफ्टी पॉइंट रखना चाहिए अपने को। सेकंड, अगर KOH है, ये भी देखो कोरोसिव नेचर का होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस, प्लैटिनम सॉलिड फेज में आ गया और हाइड्रोजन गैस गैसेस फेज की है, लिक्विड फेज में आ गया, तो तीनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टफ वर्क हो जाता है। ये थोड़े इसके डिसएडवांटेज रहेंगे। अब मैं वापस अपने इस क्वेश्चन पे आता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। देखो छोटी सी बात करें, मैं इस रिएक्शन को ले लेता हूँ, हाइड्रोजन गैसेस फेज में है, वाटर ये हाफ मोल ले रहा हूँ वाटर, और इससे सिर्फ क्या हो रहा है H2, क्योंकि इसी से समझ पाएंगे, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर की बात करूं, यानी कि वैलेंसी फैक्टर है वो देखेंगे कितना आता है। तो वैलेंसी फैक्टर देखिए हाइड्रोजन के लिए कितना आ रहा है, अगर हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हाइड्रोजन यहाँ पे किस में आ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ भी अपने पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ गया भैया, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ठीक है, मतलब ये हमने सिर्फ देखा। तो हाइड्रोजन तो देखिए जो यूज हो रहा है वहां पे, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन हो गए, यानी हाइड्रोजन पर एटम की अगर बात करूं +1 और 2 एटम है तो हमें टोटल कितना मिलता है, वैलेंसी फैक्टर यानी N = 2 मिलता है। जबकि ऑक्सीजन की अगर बात करें तो एक ऑक्सीजन का जो चार्ज हो गया वो अपने पास कितना हो गया, -2, लेकिन जब रिएक्शंस में बात करें तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज होते हैं, जैसे 2 मोल के साथ हमारे पास ऑक्सीजन कितने यूज हो रहे हैं, सिर्फ 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब मॉलिक्यूल तो एक है लेकिन ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 2, और एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। तो ऑक्सीजन के लिए जो वैलेंसी फैक्टर आता है वो कितना हो गया, यानी N = 4। इक्वेशंस में हमें पढ़ना है। हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी फैक्टर आता है 2 और ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी फैक्टर आता है 4। बेटा इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी से सोल्व होगा अपना। ये ऑक्सीजन के लिए लिख देता हूं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का हाउ मच फ्यूल, हाउ मच हाइड्रोजन and oxygen is required for 2 Faraday charge, how much hydrogen or oxygen consumed by fuel cell एट STP। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, काफी आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो हमें क्या करना है, 2 फैराडे चार्ज जनरेट करना है। 2 फैराडे चार्ज जनरेट करने के लिए हमें क्या है, हाइड्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम किया जाता है, कितना हमें चाहिए उसको कंज्यूम कर, मतलब 2 फैराडे चार्ज के लिए एट STP, इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो बता सकते हो वैसे भी इक्वेशंस को देके कि कितना हमें मोल्स की रिक्वायरमेंट है, कितना हमें लीटर्स की रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस तरह से निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले बात करें, हमें चार्ज चाहिए भैया 2 फैराडे, हाइड्रोजन कितना कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन गैस के कितने बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम बात करते हैं फैराडे लॉ की। तो फैराडे लॉ में हमने क्या पढ़ा था, I × T डिवाइडेड बाई
वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाई 96,500 कूलम। यानी ये जो आंसर आएगा ना, ये हमारा आंसर किसके अंदर आएगा, कूलम्स के अंदर आएगा। इस तरह से अगर मुझे ये आंसर किसमें चाहिए, फैराडे में चाहिए, तो इस बात को देखिए Q इंटू आई क्या होता है हमारे पास, Q भी लिखा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये आंसर हमें किसमें चाहिए, कूलम से, अगर हमें आंसर किसमें चाहिए, फैराडे में चाहिए, तो हम ये कैसे चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने ऑब्टेन होंगे, Q डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। बड़ा आसान है, Q डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। Q चार्ज कितना हमें चाहिए, कितना चार्ज चाहिए भैया, 2 फैराडे, तो हमने रख दिया यहाँ पे 2 फैराडे डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो हाइड्रोजन के लिए जो वैलेंसी फैक्टर आया था वो बता सकते थे मेरे पास कितना था, हाइड्रोजन के लिए जो वैलेंसी फैक्टर था वो क्या आया था हमारे पास, n की वैल्यू 2 आई थी। तो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2। तो ओवरऑल रिजल्ट आंसर हमें क्या मिलता है भैया, 1 मोल। यानी आंसर जो आ रहा है वो हमें क्या मिल गया, 1 मोल। एंड 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मतलब हो गया एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 लीटर। हमारा एक आंसर तो देखो ये बनता है, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो यूज हो रही है वो कितनी यूज हो रही है, यहाँ पे 22.4 लीटर यूज हो रही है, यानी 1 मोल हाइड्रोजन गैस का यूज हुआ। अब बात करते हैं, देखिए ये अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर हमारा कूलम्स के अंदर चला जाएगा, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है जैसे फैराडे, तो हमने इसी को क्या कर लिया, फैराडे के अंदर चेंज करेंगे। 96,500 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या हुआ, Q डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। हम पढ़ चुके हैं वैलेंसी फैक्टर कितना होगा ऑक्सीजन के लिए, Q 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर कितना भैया, 4, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। हमें आंसर कितना मिलता है, हमें आंसर हाफ मोल मिलता है। तो हाफ मोल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कितना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कितनी कंज्यूम करनी है, यानी कि हमें 2 फैराडे चार्ज चाहिएगा। तो ये देखिए 2 फैराडे चार्ज के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए IT, इसका मतलब ये के बराबर है वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाई 96,500। लेकिन मुझे आंसर किसमें चाहिए, फैराडे में, तो मुझे 96,500 डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं सीधा आंसर लिखूंगा Q इंटू वैलेंसी फैक्टर। हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी फैक्टर होगा 2, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 2 1 मोल, और 1 मोल का मतलब कितना होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। वेयर एज एट ऑक्सीजन आंसर कितना बनता है, 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है, और हाइड्रोजन के लिए जो वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन में यूज होता है वो कितना हो गया अपने पास 4। सो आंसर इज हाफ मोल, एंड हाफ मोल का मतलब क्या हुआ 11.2। मींस टोटल हमारे पास कितना लीटर फ्यूल चाहिएगा भैया, 33.6 लीटर चाहिएगा। अब देखिए रिएक्शन को दोबारा से देखिए, तो हमने रिएक्शन पढ़ा था 1 मोल प्लस हाफ मोल, और इससे क्या कन्वर्ट हुआ 1 मोल वाटर। यानी कि जो सेल रिएक्शन थी उसमें मैं पर मोल के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये रिएक्शन पड़ी थी। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, और हाइड्रोजन हमारे पास 1 मोल ही आंसर आ रहा है, 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। यहाँ से भी तो देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, हाफ मोल यूज हो रहा है, ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, हाफ मोल। ठीक है, मतलब जो रिएक्शंस है, अगर हमारे पास इक्वेशन बैलेंस्ड है तो बैलेंस इक्वेशन को भी हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसटीपी। कितना भैया हमें रिक्वायरमेंट होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन 1 मोल, ऑक्सीजन हाफ मोल। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब होगा 22.4 लीटर, प्लस हाफ मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब होगा 11.2 लीटर। सॉरी लीटर में देना, दोनों को भैया जोड़ दीजिए, आपका आंसर वही आने वाला। कैसे भी कर लीजिए, देखो दोनों तरीके आसान है। ये पूछ सकता है कि इतना कंज्यूम हो रहा है गैस फ्यूल, तो हमें कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है क्वेश्चंस में। तो इक्वल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए 2 मोल में कन्वर्ट हो जाते हैं।